कि संख्या है जो किसके द्वारा बनता है, तो ये अंकों के समूहन के द्वारा बनता है, यानी अंकों से संख्या का निर्माण होता है। अब ये बात है कि अंकों का जो समूहन किया जाएगा वो किस आधार पे किया जाएगा। जैसे समूहन का मतलब है ग्रुप बनाना। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 जहाँ तहाँ लिख दें तो क्या ये संख्या का निर्माण हुआ? कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई संख्या का निर्माण नहीं हुआ, इसको हम ना पढ़ सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। तो आखिर इसको जो अंक है वो किस आधार पे हम सजावें कि वो संख्या का निर्माण कहलाने लायक हो जाए, यानी अंकों का समूहन किस आधार पे किया जाए। तो समूहन का आधार जो बनेगा वो बनेगा स्थानीय मान, जिसको बोलते हैं पैलेस वैल्यू। अब ये स्थानीय मान क्या होता है, तो मुख्य रूप से दो पद्धति अभी हम लोग यूज करते हैं। जैसे पहली पद्धति है भारतीय पद्धति, दूसरा है जिसको अंग्रेजी पद्धति कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग भारतीय पद्धति में यानी इंडिया में लोग कैसे इसको गिनते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। शायद ये चीज़ों से हम लोग पहले परिचित भी हैं, पिछले कक्षा में पढ़े होंगे भी। अब देखिए इसमें देखें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये सभी देशों में मान्य है। जैसे इसमें क्या अंतर है, देखिए इकाई को इकाई ही कहते हैं, दहाई को दहाई ही, सैकड़ा को सैकड़ा ही, हज़ार को हज़ार ही, 10,000 को 10,000। लेकिन यहाँ लाख को क्या कहा गया, 10,000 के बाद यहाँ 100,000 हो जाता है। क्या हो जाता है, 100,000। उसके बाद 100,000 के बाद यहाँ पढ़ाया जाता है मिलियन, यानी 10 लाख को क्या कहा जाता है, मिलियन। इसको एम से सूचित करते हैं। उसके बाद करोड़ को, तो इधर मिलियन क्या हो जाएगा, 10 मिलियन। उसके बाद इधर करोड़ को 10 करोड़, तो इधर 10 मिलियन के बाद क्या हो जाएगा, 100 मिलियन। लेकिन 100 मिलियन के बाद क्या हो जाता है, बिलियन। इसी तरह यानी मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है। तो बात समझ में आएगी। अब इसको भारतीय पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी हम समझ सकते हैं। तो हमें लगता है 10,000 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर है जो प्रश्न किस में आता है, तो ये प्रश्न आता है कि 1 मिलियन कितने का होता है। 1 मिलियन कितने का होता है। तो देखिए यहाँ 1 मिलियन यदि आप दोनों पद्धति से लिखेंगे और दोनों में सामंजस्य बैठाइएगा तो निश्चित तौर पे तुलना करने पर क्या पाइएगा, तो यहाँ पे देखिए मिलियन, यहाँ पे क्या आया, 10 लाख, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 10 लाख, 10 पे कितना शून्य हुआ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसको मेगा भी कहा जाता है। 1 मेगा बराबर 10 पे पावर 6 वैल्यू होता है। जैसे 1 किलो का बराबर कितना होता है, 10 पे पावर 3। उसी तरह से 1 मेगा बराबर क्या होता है, 10 पे पावर 6, यानी इसी को बोलते हैं 10 पे पावर 6 का मतलब हो गया 10 लाख। और 10 लाख का मतलब क्या हुआ, 1 मिलियन। 1 मिलियन इसको एम से भी सूचित करते हैं, यानी 1 मिलियन बराबर कितने हो गए, 10 लाख। उसी तरह देखें 1 बिलियन की बात करें, 1 बिलियन बी से सूचित करेंगे इसे। 1 बिलियन कितने के होंगे, अरब के, 1 अरब के बराबर हो गया, 1 अरब के बराबर हो गया। अब 10 पे पावर कितने छोके वो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 10 पे पावर कितने शून्य होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य होंगे। इसको क्या बोलते हैं, गीगा भी पढ़ते हैं। मेगा, मेगा के बाद क्या होता है, गीगा, यानी 1 मेगा बराबर 10 पे पावर 6 और 10 पे पावर 9 को क्या कहते हैं, गीगा। तो आप ये महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखिए, कभी काल ये पूछा जाता है कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। 1 बिलियन बराबर कितने होते हैं, तो 1 अरब, या इसको बोल सकते हैं 10 पे पावर 9 के बराबर होते हैं। शायद ये समझ में आ गई होगी बातें। अब आप है जो किसी भी भारतीय पद्धति में कोई लिखा हुआ है तो आप उसको अंग्रेजी पद्धति में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि अंग्रेजी पद्धति में कोई लिखी हुई बात है तो उसको भारतीय पद्धति में भी समझ सकते हैं। शायद ये बात समझ में आ गई होगी।
अब बात करते हैं कि जब संख्या का निर्माण हो गया है ना, संख्या का निर्माण अंकों के समूह के द्वारा हुआ, और ये जब संख्या का निर्माण हुआ तो बहुत तरह की संख्या बनी। अब यह संख्या कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। इस बात को जानने के लिए है कि संख्या को हम, जैसा कि हम बताए हैं कि संख्या क्या है, संख्या मात्रा को सूचित करता है, मात्रा को बताता है। तो निश्चित तौर पर कोई न कोई इसकी परिमाण होगी। संख्या क्या बताता है, मात्रा को बताता है। जब मात्रा को बताता है तो निश्चित तौर पे इसकी कोई, यदि लंबाई में बात किया जाए तो निश्चित तौर पे लंबाई भी एक खास लंबाई को भी प्रदर्शित करता होगा। तो संख्या को जिस लंबाई को दिखाने का जो एक रेखा होता है उसे बोलते हैं हम लोग संख्या रेखा। क्या बोलते हैं उसे, संख्या रेखा, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे हम संख्या को दिखाते हैं। नंबर लाइन क्या होता है, तो इसमें जो शून्य होता है दाईं ओर होता है प्लस की संख्या लिखी जाती है, बाईं ओर माइनस की संख्या लिखी जाती है। तो इधर है जो बराबर दूरी पे है जो संख्या लिखी जाती है, इधर भी बराबर दूरी पे संख्या को इधर लिखा जाता है, -1 -2 3 इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक, इधर +1 +2 +3 इस तरह से माइनस इन्फिनिटी। इसी को कहते हैं हम लोग संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा के निरूपण के आधार पे संख्या को विभिन्न भागों में बांटा गया है। देखते हैं संख्या रेखा के आधार पर, संख्या रेखा पर निरूपण के आधार पर संख्या के प्रकार ये मान लिए संख्या है। तो कहा गया कि जो संख्या, ऐसा करते हैं इसका संख्या का एक फ्लो चार्ट ही तैयार कर देते हैं, तो इतना आप नोट कर सकते हैं। संख्या रेखा का फ्लो चार्ट, संख्या रेखा का फ्लो चार्ट याद रखिए आप, फ्लो चार्ट। ये संख्या है जो, यदि संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण किया जा सके तो उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्या, उसे कहेंगे वास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं रियल नंबर। यदि संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण नहीं किया जा सके तो उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या आर से स्टार्ट हुआ इसलिए आर से सूचित करते हैं, इमेजिनरी नंबर को IM से सूचित करेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि संख्या रेखा पे निरूपण क्या संभव है, निरूपण क्या है, संख्या रेखा पर निरूपण यदि संभव होगा तो इसको कहेंगे वास्तविक संख्या, निरूपण संभव नहीं हो तो उसको कहेंगे काल्पनिक संख्या। कहाँ पे होने चाहिए, संख्या रेखा पर। यदि निरूपण होगा तो कहेंगे उसको वास्तविक संख्या, निरूपण नहीं किया जा सकेगा तो उसको कहेंगे काल्पनिक संख्या। अब बात आवे कि काल्पनिक संख्या कौन है। तो काल्पनिक संख्या इतना जान लीजिए, अभी मोटा मोटी इसका ISC के सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारे चीज़ें। बस इतना जान लीजिए कि यदि आपको कहे -4 का आप वर्गमूल निकालिए
तो आप बेधड़क क्या निकाल दीजिएगा, -2 निकाल दीजिएगा, जो बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तो ये सही क्या है, तो इसका सही है 2i। अब इसकी i क्या होता है, ये आगे की क्लास में आपको ISC में पढ़ना होगा, ठीक है। बस इतने बात समझिए। आइए वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को है संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या को जब निरूपण किया जा सकता है तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या और जिसे बोलते हैं हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर। दूसरा है अपरिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में इरेशनल नंबर। इसे हम लोग Q से सूचित करते हैं और इसे प्रायः Q' से सूचित करते हैं। यानी जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा, जो अपरिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, परिमेय होगा, यानी जस्ट उल्टा। अपरिमेय संख्या की क्या पहचान है, तो जो परिमेय संख्या होगी वो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि इसे अंश और हर के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। अब ये परिमेय संख्या को इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। अभी ये कौन कौन है भाई, तो ये परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या भी हो सकती है और एक हो सकती है भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर बोलते हैं और भिन्न संख्या को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इंटीजर इसको सूचित करेंगे i या z से सूचित करते हैं। अब ये पूर्णांक संख्या ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 तरह के होंगे। कौन कौन, तो ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे i माइनस, दूसरा है 0, तीसरा है धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम i प्लस से सूचित करते हैं। अब भिन्न संख्या है तो 6 क्लास तक में तो आपको भिन्न को बांटा गया है, जो वो बांटा गया है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, तो उचित भिन्न को आप देखें तो उचित भिन्न में यदि आए जो अंश जो छोटा हो हर से तो हम उचित कहेंगे। अनुचित क्या है, यदि अंश बड़ा हो जाए हर से तो कहेंगे अनुचित है। और मिश्र भिन्न क्या होता है, तो इसमें एक पूर्णांक होता है और पूर्णांक प्लस उचित भिन्न मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा ऐसा मिश्र भिन्न। अब देखते हैं क्या ये समझ में आ गया फ्लो चार्ट। अब देखते हैं फिर से एक बार कि यदि संख्या रेखा पर निरूपण किया जा सके तो उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्या, यदि संख्या रेखा पर निरूपण नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसी तरह परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, पूर्णांक और भिन्न में। पूर्णांक को कितने में बांटा गया है, 3 भाग में, ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांक। भिन्न को कितने में, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अब इसका उदाहरण है जो समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में है जो ये परिभाषा लिखने के लिए नहीं कहता बल्कि ये पहचानने को कहता है कि ये परिमेय है या नहीं है, अपरिमेय है या नहीं है, पूर्णांक है या नहीं है, भिन्न है कि नहीं, ये सारे पहचान करने के लिए आता है। इसलिए निश्चित तौर पे वो उदाहरण में आपको संख्या ही दिया रहेगा और पहचानने का रहेगा। और ख़ास करके 9-10 के लिए यहाँ परिमेय और अपरिमेय से यहाँ से प्रश्न आता है, जबकि नीचे वाले 8 क्लास के लिए आपको पूर्णांक से नीचे ही पूछा जाएगा। तो देखते हैं सबका एग्जाम्पल।
तो जैसा हम देखें कि संख्या रेखा पर जो संख्या हम दिखा रहे थे तो वहाँ पे क्या आ रहा था, ऋणात्मक पूर्णांक में कौन आएगा, -1 जो दाईं ओर माइनस तरफ रहेगा, -2 -3 -4 इस तरह के माइनस इन्फिनिटी तक। ये जो हुआ ऋणात्मक पूर्णांक होगा। एक तो ये शून्य है ही। धनात्मक पूर्णांक में -1 +1 +2 +3 +4 इस तरह से प्लस इन्फिनिटी तक। अब ये दोनों को है, जबकि पूर्णांक किसी का भाग है, पूर्णांक का ही भाग है ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, तो निश्चित तौर पे ये तीनों को मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा पूर्णांक। तो इसके उदाहरण में कौन कौन आ जाएंगे, देखिए तो एक शून्य होगा, उसके बाद -+1 +-2 +-3 इस तरह से प्लस इन्फिनिटी तक। अब इधर देखते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न में कहा गया है कि अंश जो है वो कम हो, हर ज़्यादा हो। तो हर ज़्यादा हो, मान लेते हैं 2 है अंश और हर कितना है 3 है। तो देखते हैं यहाँ हर क्या मान ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे क्या उदाहरण होगा, उचित भिन्न का उदाहरण होगा। जबकि इसका उदाहरण देखते हैं तो इसका उदाहरण क्या होगा, जस्ट इसको यदि उलट देते हैं तो निश्चित तौर पे वो बन जाएगा अनुचित। देखिए यहाँ पे अंश ज़्यादा है, हर कम है। इसी तरीके से कोई एक पूर्णांक ले लीजिए, एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न, इसको जोड़ दीजिए 2/3, तो इस पर आ जाएगा 1 पूर्णांक 2/3। तो ये हो जो एक कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, मिश्र पूर्णांक, मिश्र भिन्न। अब ये है, देखिए कि यहाँ परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। तो ये परिमेय संख्या में दोनों आ जाएगा, पूर्णांक संख्या भी और भिन्न भी संख्या, तो दोनों को मिला दीजिए तो ये बन जाएगा परिमेय संख्या। तो इसके उदाहरण में सबसे ज़्यादा परिमेय संख्या पूछता है वो 22/7, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। लेकिन पाई कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। पाई बराबर 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये निकटतम वैल्यू 22/7 है। जबकि पाई का वैल्यू ये दशमलव में आता है 3.14 करके आएगा, जबकि 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू है। तो देखते हैं 22/7 क्या है, ये परिमेय संख्या, ये बहुत बार पूछा गया और ये भी बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान रखना है। उसके बाद मिलाते हैं इसको, पूर्णांक संख्या को इसमें रखते हैं 0 +-1 +-2 इस तरह से। उसके बाद इधर भी आपको पूर्णांक भी भिन्न भी आएगा इसमें, तो 2/3 3/2 और एक पूर्णांक 2/3, चलिए एक पूर्णांक 1/2 भी हो सकता है। तो और सभी संख्याएं हो सकती हैं। इधर देखते हैं अपरिमेय संख्या में तो पाई होगा ही, और इसके अलावा कौन होंगे, जैसे √2 √3 √5, ये सारी संख्या जो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता होगा उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये जो संख्या रेखा पर निरूपण है इसका भी किया जाएगा। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किस का कौन अंग है, 2 अंग हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब दोनों का मिला दीजिए तो बन जाएगा क्या, वास्तविक, यानी दोनों को सम्मिलित रूप से इतनी पूरी जो संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। अब इसे हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत किसको, सभी को रखते हैं। तो पहले लिखते हैं पाई, जो महत्वपूर्ण है उसी को लिखते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। 0 +-1 +-2 2/3 3/2 1 पूर्णांक 1/2 और भी सही सारे संख्याएं इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो हमें आशा है कि ये बात समझ में आ गई हो। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या बस इतने ध्यान रखें, यदि माइनस में कोई लगा हुआ है तो वैसी संख्या का वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते हैं। जैसे हम दिखाया है कि -4 का कोई वर्गमूल निकालने का तो आप धराशायी -2 निकाल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा 2i। आप कहेंगे ये कैसे होता है, तो आपको ISC में जाके पढ़ना होगा। चलते हैं हम लोग, अभी तक 2 दशम वर्ग तक जो भी पढ़ाई करना है वो वास्तविक संख्या से रिलेटेड ही पढ़ाई करना है।
निश्चित तौर पे आप समझिए कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान रखिए कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में आप ये सब ध्यान रखिए, एक दो उदाहरण आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, पूर्णांक और भिन्न में। पूर्णांक कितने भागों में बांटा गया है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। और भिन्न को कितने भागों में बांटा गया है, उचित, अनुचित और मिश्र। तो उचित में क्या होता है, हर बड़ा होता है, अनुचित में क्या होता है, हर छोटा होता है, और मिश्र में क्या होता है, पूर्णांक और एक उचित भिन्न होता है, यानी पूर्णांक में लिखा हुआ रहता है। तो शायद हम ये बात आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि इतने सारे पूर्णांक हैं तो आपस में कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो इस रिलेशन को समझना होगा। इस रिलेशन से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, खास करके आप जब टीचिंग का जो टेट वाला सीटेट या किसी भी एग्ज़ाम में बैठेगा तो वो है जो ये सारे चीज़ें ऐसे नहीं पूछता है, बस वो है जो ये पूछता है रिलेशन में पूछता है, यानी आपको शब्द जो तर्क दिया जाएगा और उस तर्क के आधार पे आपको ऑप्शन को सही करना होगा। तो रिलेशन को भी समझ लेते हैं यहीं पे। तो सारांश हम देखें कि कौन कौन सी संख्या अभी हमने देखा। तो सारांश देख लेते हैं। पहला हमने देखा, अब कुछ संख्या को जान ले कि प्राकृत संख्या क्या है। तो आप जानते हैं प्राकृत संख्या को कुछ सारांश के तौर पे जानते हैं, ये शायद पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या होती है। क्या होती है, गिनती की संख्या। अब गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट होती है 1 2 3 4 इस तरह से। अब इसमें पूछा है कि सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी, ये भी प्रश्न आता है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 1। सबसे छोटी कौन है, 1 है। उसी तरीके से पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या होल नंबर कहता है गिनती की संख्या में, यानी 0 प्लस गिनती की संख्या, 0 प्लस गिनती की संख्या, यदि 0 को मिला दिया जाए, इसको हम 0, तो 0 को मिला दें, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये सारे के सारे संख्या क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे संख्या, यानी 0 को यदि शामिल कर लिया जाए प्राकृत संख्या में तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा, यानी पूरे एक सेट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या एक सेट जो है जो 1 से स्टार्ट होगा तो वो कहलाएगा प्राकृत संख्या। अब है जो इसमें सबसे छोटे, आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटा कौन है, तो ये 0, तो ये भी प्रश्न आता है। तीसरा है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जिसको I से भी सूचित करते हैं या Z से भी सूचित करते हैं। तो पूर्णांक संख्या आप देखें, अभी संख्या का फ्लो चार्ट में आप देखें तो इसमें कौन आ रहा था, तो इसमें आ रहा था 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह से +-इन्फिनिटी, यानी प्लस। अब इसमें सबसे छोटी तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अनंत है, माइनस की तरफ भी अनंत है, प्लस की तरफ भी अनंत है, यानी अपरिभाषित है। उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम Q से सूचित किए। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो परिमेय संख्या का हम अभी देखे सेट क्या क्या था। तो इसमें आप 22/7 देखे थे। उसके बाद ये सारे संख्या देखे, पूर्णांक संख्या भी था उसमें मौजूद इस तरह से। उसके बाद और भी संख्या है 2/3, 3/2, 1/1/2, ये सारी संख्या भी इसमें होगा। इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। 5वां अपरिमेय
संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम कहते हैं क्यू डैश। अब अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या कौन कौन था, तो ये देखें, पहला था पाई, उसके बाद √2, √3, √5, इस तरह की संख्या जो क्या है अपरिमेय संख्या है। इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इसकी सबसे छोटी क्या है, तो बस छोटी में आपसे यही पूछेगा ज़्यादा। एक पूछा जाता है महत्वपूर्ण चीज़ें, ये सब शायद पढ़े होंगे, जो स्टार लगा रहे हैं ये सब पढ़ लिए हैं, इसलिए आप इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसे आप बोलते हैं आवाज़ संख्या, तो आवाज़ संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, आवाज़ संख्या जिसको बोलते हैं रूट संख्या, तो इससे भी अवगत होंगे आप। तो आवाज़ संख्या से अवगत हैं, तो आवाज़ संख्या कौन कौन है, तो कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। आवाज़ संख्या, सबसे छोटी आवाज़ संख्या कितना है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, जो संख्या एक और सिर्फ खुद से, हाँ, एक और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे। तो अब इसके पूछे कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है, तो इसका आएगी 2। और ये कैसी संख्या है, सम। तो ये भी कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन सी संख्या आभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, तो केवल 2 ही है, जो छोटा भी है और क्या है सम भी है। इसके अलावा आभाज्य संख्या जितनी भी है 2 को छोड़कर सभी जो आभाज्य संख्या हैं वो विषम संख्याएं हैं। अब 7 में देखें तो इस वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या है, जिसे हम 8 से सूचित किए थे, तो रियल नंबर। तो इसमें क्या होगा, सभी, तो इसमें कौन कौन आएंगे, तो इसमें सभी आप जोड़ सकते हैं। यानी आप देखें तो 22/7 पाई 0 ±1 ±2 ±3 2/3 3/2 1/2 और भी सारी संख्या इसमें हो जाए। इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि सबसे छोटा क्यों, क्योंकि ये बहुत विस्तृत अपरिभाषित में। तो इस तरह से हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं संख्या का, तो इससे या प्राकृतिक संख्या से पहले से ही अवगत हैं, पूर्ण संख्या तो पहले से ही अवगत थे, आभाज्य संख्या से भी अवगत थे। अब हम लोग देखेंगे कि ये सारी संख्या में आपस में कोरिलेशन क्या है, आपस में कैसा संबंध रखता है, कौन सी संख्या है जो पीछे वाली संख्या को भी अपने में समाहित रखता है। तो आप देखिए यहाँ की प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, जबकि पूर्ण संख्या कितना से 0 से। तो यहाँ पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या समाहित है। उसी तरीके से पूर्णांक संख्या में देखें तो पूर्ण संख्या समाहित है। उसी तरह देखें तो पूर्णांक संख्या जितने भी हैं वो परमेय संख्या में समाहित है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में समाहित दोनों में है, तो ऐसा नहीं है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो देखते हैं आपस में कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितने भी संख्याएं आती है क्या आपस में कैसा संबंध रखते हैं। तो इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। देखते हैं संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं के बीच संबंध। इस संबंध को हम वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम से समझने में हमें काफ़ी सहूलियत होगा। जैसे कि देखिए उसमें सारांश में नेचुरल नंबर जो था, जिसे n से सूचित करते हैं, ये नेचुरल नंबर है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इस तरह से। उसके बाद देखें इसे थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, तो ये है होल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह से। इसे थोड़ा सा आगे देखा जाए तो
इंटीजर यानी पूर्णांक यानी आई देखते हैं, आई या जेड। ये क्या देख रहे थे, 0 +- 1 +- 2 ± इन्फिनिटी तक। इसके बाद देखें तो ये सारे के सारे संख्या किस में समाहित होगा, तो ये परिमेय संख्या में यानी क्यू में। तो क्यू में क्या देख रहे थे, 22/7, 0 +- 1 + -2 ये ± इन्फिनिटी। अब देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है और कुछ अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या को छोड़कर यानी परिमेय संख्या से अलग है। तो क्यू डैश कौन हो गए, तो इसमें देखें क्यू डैश है, इसी के अंदर लिखते हैं क्यू डैश। तो इसमें हो जाता है π√2√3 इस तरह से संख्या। अब ये दोनों को सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सम्मिलित रूप में क्या कहलाएंगे, तो ये वास्तविक संख्या कहेंगे यानी रियल नंबर। रियल नंबर में सभी आ जाएंगे, π/22/7, 0 +- 1 + -2 ± 3 इस तरह से ± इन्फिनिटी और भी संख्या हो सकती है। तो ये डायग्राम से ये है आपका वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम में क्या समझ पाते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी यानी हर एक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। सभी प्रत्येक जो होल नंबर हैं वो क्या है, इंटीजर हैं। और प्रत्येक जो इंटीजर है वो क्या है, एक यानी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या है। लेकिन उल्टी कहा जाए तो बात गलत होगा। अब देखते हैं इस पे कथन के आधार पे कुछ प्रश्न को देखते हैं। जैसे मैंने कुछ प्रश्न को है जो लिया है, देखते हैं उसमें सत्य और असत्य आप इस पे अभ्यास करें, सही अभ्यास करें। कथन आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। यदि आप इसको समझ पाए हों कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ देखें कुछ इस आप अभ्यास करने से इस बात समझ में आ जाएगी। जैसे है लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। इसमें देखें दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। चौथा प्रश्न है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q = ±1 होता है। पांचवा है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो q ±1 नहीं है। अब बताइए इसमें कौन सी बात सत्य है कौन सी असत्य है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर एक प्राकृत संख्या है। क्या प्रत्येक माने सभी जो है जितने भी होल नंबर, तो होल नंबर कौन कौन होता है,
तो होल नंबर का आंसर होता है 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह से। आप प्राकृत संख्या 1 2 3 यहाँ से यानी 1 से स्टार्ट होती प्राकृत संख्या। तो कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक तो एक तो है, 1 है 2 है 2 है 3, इसमें भी सभी है, लेकिन यहाँ पे छूट गया कौन? 0। तो क्या प्रत्येक सभी पूर्ण संख्या सभी के सभी प्रत्येक है जो एक प्राकृत संख्या है? कहेंगे बिल्कुल नहीं, यानी ये असत्य है। ये क्या है? असत्य। ठीक, उसी तरह देखें प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? तो यहाँ देखिए पूर्णांक 0 + 1 +1 +-2 इस तरह से होता है। क्या परिमेय संख्या होती है? देखें प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक जो है ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्णांक क्या परिमेय होती है? बिल्कुल होती है। पूर्णांक जितने पूर्णांक हैं सभी परिमेय तो होते हैं, यानी बिल्कुल सही है, यानी ये सत्य है। सत्य को गुड, असत्य को गलत करते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होती है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पे 22/7 यदि है तो 22/7 क्या एक पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है। कहता है प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक है, होती है। तो प्रत्येक परिमेय पूर्णांक होती है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें परिमेय में तो अंश बटे हर के रूप में भी रह सकता है, जो कि पूर्णांक अंश बटे हर के रूप में होगा, लेकिन इसका हर कितना? 1 होता है। निश्चित तौर पे ये गलत है।